ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला जिंदगी भर है, ना हारूंगा हौसला जिंदगी भर, ये किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। ना हारूंगा हौसला जिंदगी भर, ये किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जुनून है जिंदगी में जीतने का, जुनून है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। तभी तो संघर्ष अभी तक जारी है, तभी तो संघर्ष अभी तक जारी है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। और हम देख रहे थे 12th NCERT का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति का आणविक आधार। और पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे कि वास्तव में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नॉन जेनेटिक आरएनए मॉलिक्यूल किस प्रकार अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम आरआरएनए के बारे में और एमआरएनए के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर और उसके कैरेक्टर्स को हम देख चुके हैं कि वास्तव में ये डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए किस प्रकार अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आज हम बात करेंगे टीआरएनए पर कि वास्तव में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में अपना टीआरएनए का क्या योगदान रहता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि टीआरएनए जैसे इसके नाम से पता चलता है कि इसका फंक्शन क्या होगा। टीआरएनए इसका पूरा नाम होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, किसका ट्रांसफर? एमिनो एसिड का ट्रांसफर, एमिनो एसिड का ट्रांसफर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? एमिनो एसिड का ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हमारी बॉडी की सेल है, कोशिका है, और ये कोशिका का केंद्रक होता है। और केंद्रक में हमें पता है कि डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। अब मान लो कि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना चाहता है, तो सबसे पहले डीएनए क्या करता है? सबसे पहले डीएनए बनाएगा एमआरएनए। कहां पर बनाएगा भाई? न्यूक्लियस या केंद्रक में एमआरएनए बनाता है। और ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के माध्यम से कहां पर आएगा? साइटोप्लाज्म में। ये लो भाई, साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आ गया। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये लो भाई, राइबोसोम यूनिट जुड़ गए। ठीक है, अब करना क्या? ये एमआरएनए क्या करेगा? यहां पर साइटोप्लाज्म में आकर न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए को प्रोटीन बनाना है, डीएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करना है, प्रोटीन बनाना है। तो इस प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन एमआरएनए के द्वारा साइटोप्लाज्म में आ जाती है, और साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन बनेगा। इस एमआरएनए पर राइबोसोम यूनिट जुड़ जाती है, प्रोटीन बनेगा। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो हमारी सेल होती है, उस सेल का जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, उसे हम राइबोसोम को कहते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब ये आरएनए आ गया। प्रोटीन किससे बनी होती है भाई? प्रोटीन किससे बनी होती है? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनी हुई है। और ये एमिनो एसिड कहां पर प्रेजेंट है? ये एमिनो एसिड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये एमिनो एसिड प्रेजेंट होती है।
अब प्रोटीन का निर्माण करना है तो इन एमिनो एसिड को इस एमआरएनए के कोड को पढ़कर इस राइबोसोम में लाना है। इन एमिनो एसिड को इस राइबोसोम में लाना है। तो इन एमिनो एसिड को इस राइबोसोम में लाने का कार्य टीआरएनए करता है। इसीलिए टीआरएनए, हम इस टीआरएनए मॉलिक्यूल को टीआरएनए मॉलिक्यूल या ट्रांसफर आरएनए बोल रहे हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को राइबोसोम पर ट्रांसफर करने का कार्य करता है। और हमने देखा है कि जैसे ही एमिनो एसिड इस टीआरएनए इस राइबोसोम पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद इस राइबोसोम में आरआरएनए प्रेजेंट होता है और ये आरआरएनए इनके बीच में, एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाने का कार्य करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और इस प्रकार ये एक लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्रोटीन का निर्माण होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टीआरएनए क्या करता है भाई, टीआरएनए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में टीआरएनए एमिनो एसिड को राइबोसोम पर ट्रांसफर करने का कार्य करता है, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो। ठीक है, ये तो हो गई टीआरएनए का फंक्शन। अब हम देख लेते हैं कि वास्तव में टीआरएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है और टीआरएनए किस प्रकार 2D स्ट्रक्चर क्या होती है और टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल क्या होता है। तो टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल को हम देखने वाले हैं। ये लो भाई टीआरएनए क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, अब हम बात करें कि टीआरएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसे ये हो गया 5 प्राइम, हम देख रहे हैं टीआरएनए की स्ट्रक्चर वास्तव में 2D स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर क्या होती है और टीआरएनए 3D स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है। टीआरएनए की 3D स्ट्रक्चर एल शेप्ड होती है। ये इसका 5 एंड हो गया और ये हो गया 3 एंड। ठीक है, और ये यहां पर हमें न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं और इनके बीच में बेस पेयरिंग देखने को मिलती है। जबकि डीएनए जो टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। इनके बीच में ये जो बेस पेयरिंग हमें देखने को मिलती है, ये असामान्य प्रकार की बेस पेयरिंग होती है। ठीक है, रूल ऑफ बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं ये जो टीआरएनए की स्ट्रक्चर है, इसे हम बोल रहे हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल क्यों बोलते हैं? आपने टीचर्स से पढ़ा होगा कि टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि इसे क्लोवर लीफ मॉडल क्यों बोलते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो टीआरएनए की स्ट्रक्चर है, इस टीआरएनए की ये जो स्ट्रक्चर ये इस प्रकार क्लोवर लीफ के समान होती है। मतलब क्लोवर एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है और उस पौधे की जो लीफ होती है या जो पत्ती होती है, ये इस टीआरएनए के समान होती है, या ये जो टीआरएनए होता है ये क्लोवर प्लांट की लीफ के समान या पत्ती के समान दिखाई देता है, इसलिए हम इसे क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वास्तव में जो टीआरएनए की स्ट्रक्चर है, इस टीआरएनए की स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन सी आर्म्स या भुजाएं हमें देखने को मिलती है। तो इसे हम बोलते हैं एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट या आर्म, बाइंडिंग साइट या आर्म। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डी आर्म और यह है एंटीकोडोन आर्म।
एंटी कोडोन आर्म, और ये होती है भाई टी साई सी आर्म। अब वास्तव में टीआरएनए की स्ट्रक्चर में होता क्या है कि टीआरएनए यहां से प्रारंभ होता है और ये इस प्रकार क्लोवर लीफ और ये वेरिएबल आर्म है। आर्म, ये जो टीआरएनए है ये यहां से शुरू होकर ये इसका थर्ड प्राइम है। ठीक, अब हम एक एक इसकी साइड को देख लेते हैं कि वास्तव में ये जो डी आर्म होता है, इस डी आर्म में हमें एक एंजाइम देखने को मिलता है। डी आर्म में हमें एक एंजाइम देखने को मिलता है। इस डी आर्म में हमें एक एंजाइम देखने को मिलता है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। सिंथेटेज एंजाइम ये वास्तव में क्या करता है कि ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम इस डी आर्म में प्रेजेंट होता है और ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम इस टीआरएनए को एक्टिवेट कर देता है। टीआरएनए को एक्टिवेट कर देता है जिसके अकॉर्डिंग ही एमिनो एसिड इस एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट पर आकर जुड़ते हैं या 3 प्राइम पर जुड़ते हैं। अब ये जो एंटीकोडोन आर्म है, ये एंटीकोडोन आर्म क्या करने का कार्य करते हैं? मान लो कि ये एक सेल है या सेल छोड़ो, जैसे ये डीएनए है। आपको पता है डीएनए कहां पर है? सेल के न्यूक्लियस में डीएनए देखने को मिलता है। ये मान लो डीएनए है और डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा और इस एमआरएनए पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है किसकी भाई? प्रोटीन बनाने की। तो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है तो इस पर एमिनो एसिड लाने का कार्य टीआरएनए करेगा। तो इस टीआरएनए पर ये टीआरएनए इस एमिनो एसिड पर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, उन इंफॉर्मेशन को पहचानेगा कैसे? इस एमआरएनए पर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को टीआरएनए पहचानेगा कैसे? इसके लिए ये जो एंटीकोडोन भुजा होती है या आर्म होती है, इस एंटीकोडोन आर्म पर जो एमआरएनए पर जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, इस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस या इसका उल्टा सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। जैसे ये एमआरएनए है और इस एमआरएनए पर AUG यहां पर सीक्वेंस है। इस AUG सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही ये टीआरएनए काम करेगा और साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड लाने का कार्य करेगा। लेकिन इस टीआरएनए इस एमआरएनए पर प्रेजेंट इस इंफॉर्मेशन या इस कोडोन को पहचानेगा कैसे? तो पहचानने के लिए जो टीआरएनए की एंटीकोडोन भुजा है उस पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वह ये होगा। एडेनिन के साथ में थाइमिन बाइंड होता है, लेकिन ये टीआरएनए होता है तो यहां पर ये U, ये A और C, UAC इस एंटीकोडोन भुजा पर प्रेजेंट होगा। तभी ये इस एमआरएनए पर प्रेजेंट AUG के कोड को पहचानेगा और मिथियोनिन एमिनो एसिड को लाने का कार्य करेगा, क्योंकि ये AUG कोड मिथियोनिन को कोड करता है। इस प्रकार ये एंटीकोडोन भुजा होती है। जबकि डी आर्म ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम रखती है जो कि टीआरएनए को एक्टिवेट करने का कार्य करती है। ठीक है, अब
टीआरएनए एक्टिवेट हो गया। टीआरएनए एक्टिवेट होकर एमआरएनए पर जो सीक्वेंस था उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड को लेकर आ जाता है। ठीक है, अब मान लो कि ये टीआरएनए यहां पर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहां पर मीथियोनिन, इस कोड के अकॉर्डिंग मीथियोनिन एमिनो एसिड को यहां पर जोड़ दिया। अब इस एमिनो एसिड को देना कहां है? राइबोसोम को देना है, क्योंकि प्रोटीन निर्माण का कार्य तो राइबोसोम पर चल रहा है। तो ये जो टी साइज सी भुजा है ये साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन के फॉर्मेशन की प्रोसेस या ट्रांसलेशन की प्रोसेस चल रही है उस पर जो राइबोसोम प्रेजेंट है उस राइबोसोम को पहचानने का कार्य करती है। और ये जो टी साइज सी भुजा है ये राइबोसोम से बाइंड होगी और ये अपना एमिनो एसिड इस राइबोसोम की यूनिट को दे देगी और इस प्रकार प्रोटीन की एक लंबी चेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये होता है भाई टीआरएनए की स्ट्रक्चर और टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल जो कि क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये होता है टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। अब हम देखने वाले हैं जेनेटिक कोड क्या होता है, या जेनेटिक, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जेनेटिक कोडोन, तो अब उसके बारे में देख लेते हैं कि जेनेटिक कोडोन क्या होता है वास्तव में। तो अब हम देख लेते हैं जेनेटिक कोडोन या जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड भी बोल सकते हैं या जेनेटिक कोडोन भी बोल सकते हैं। ठीक, बात वहीं से शुरू होगी कि यह सेल है और इस सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इस न्यूक्लियस में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एमआरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में हुआ। तो ये जो डीएनए से इंफॉर्मेशन किस रूप में एमआरएनए पर प्रेजेंट होती है, तो इस एमआरएनए पर त्रिककूट के रूप में फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। त्रिककूट के रूप में फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। इन त्रिककूट को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड के रूप में प्रेजेंट होती है एमआरएनए पर। जैसे AUG CC A GC A UU, इस प्रकार ये एमआरएनए है। और ये क्या प्रेजेंट है भाई? इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। किस फॉर्म के रूप में? जेनेटिक कोड के रूप में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज समझना है तो हमें इसके 26 अक्षर ABCD ए से लेकर जेड तक हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। इससे हम इंग्लिश बहुत बड़ी लैंग्वेज बना सकते हैं। इनकी किताबें चलती है, वो 26 अल्फाबेट होते हैं। इन 26 अल्फाबेट से कितनी मीनिंग्स बनाई जा सकती है और कितनी बड़ी बड़ी बुक्स बनाई जा सकती है। उसी प्रकार ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए की भाषा को समझने के लिए इसमें होते हैं जेनेटिक कूट, और ये जेनेटिक कूट होते हैं। इनके जो जेनेटिक कूट या जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की समझने की जो भाषा है, उसके जो अल्फाबेट होते हैं वह 4 अल्फाबेट होते हैं भाई, AUCG। इन्हीं के द्वारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन बनती है और ये कोई भी 3 त्रिककूट के रूप में प्रेजेंट होंगे, जैसे हम बोलेंगे जेनेटिक कोड बोलेंगे। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वास्तव में, कि जेनेटिक कोड का दायरा क्या होता है। तो पहला होता है भाई जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड होते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ट्रिपलेट के फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हमने अभी अभी कहा है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको समझने के लिए जो अल्फाबेट होते हैं वह 4 होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन। इनमें से कोई 3 एमिनो एसिड, इनमें से कोई 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ होंगे, इनमें से कोई 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ होंगे और ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे जो किसी एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। इनकी जो सीक्रेट कोड है, ये सीक्रेट कोड किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करेगा, जिससे एमिनो एसिड एमआरएनए पर आकर बाइंड होंगे और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। दूसरा, जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है भाई? नॉन ओवरलैपिंग का मतलब जैसे ये कोई एमआरएनए बना हुआ है, ये जैसे कोई एमआरएनए प्रेजेंट होता है। अब इन जो जेनेटिक कोड है इनको हम कैसे पढ़ते हैं? ये एयूजी हो गया, ये एक कोड हो गया, सीसीजी ये एक कोड हो गया, एसीजी ये एक कोड हो गया। तो जैसे एयूजी, इस प्रकार एक कोड को पढ़ने के बाद हम इस प्रकार नहीं पढ़ सकते कि यूजीसी एक कोड हो जाएगा या जीसीसी एक कोड हो जाएगा। इस प्रकार नहीं होगा। एक ट्रिपलेट को पढ़ने के बाद उसके जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड को यूज में नहीं लिया जाएगा, उसे एक कोडोन माना जाएगा, उसके बाद उससे अगला कोडोन पढ़ा जाएगा। एक बार इसे पढ़ने के बाद दोबारा इसके न्यूक्लियोटाइड्स को यूज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है, और कोमालेस होते हैं, कोमालेस होते हैं। ये जो जेनेटिक कोड होते हैं ये कोमालेस होते हैं, इनके बीच में कोमा प्रेजेंट नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इस ए को हटा दूं तो जेनेटिक कोड इस प्रकार पढ़े जाएंगे, यूजीसी। यूजीसी एक जेनेटिक कोड हो गया या त्रिकोड हो गया, उसके बाद में सीजीए ये एक जेनेटिक कोड हो गया। ठीक है, और अगर यू को हटा दिया जाए तो जीसीसी ये एक जेनेटिक कोड हो गया। इसका मतलब ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जेनेटिक कोड होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का क्या मतलब हुआ भाई? जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, इसका मतलब कि जैसे एक कोड होता है या कोडोन होता है एयूजी, एयूजी ये मिथियोनिन एमिनो एसिड को हमारी बॉडी में या मानव की बॉडी में, मानव के शरीर में मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करेगा। अगर हम इस एयूजी कि अगर बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया में भी ये एयूजी कोडोन मिथियोनिन को ही कोड करेगा, अन्य किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, तो जो इंसुलिन हार्मोन वाला जो डीएनए होता है उस डीएनए को हम निकालते हैं, डीएनए को बाहर निकालते हैं और इसे हम बैक्टीरियल सेल में हम इसे इंटर करवाते हैं और बैक्टीरियल सेल में ये डीएनए
अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और इसमें भी ये जो AUG कोडोन, जैसे इस mRNA पर, यहां से DNA से mRNA बना और mRNA पर ये जो AUG कोड प्रेजेंट होता है, ये AUG कोड मीथियोनिन को ही कोड करेगा। यहां पर इस बैक्टीरियल सेल में भी यहां पर AUG कोड के अकॉर्डिंग मीथियोनिन ही बनेगा। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी होती है, वह होता है भाई, जो जेनेटिक कोड होते हैं डीजेनरेटिव होते हैं। डीजेनरेटिव होते हैं। डीजेनरेटिव का मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी होती है या जो टीआरएनए होता है, उस टीआरएनए पर 64 प्रकार के जेनेटिक कोड देखने को मिलते हैं, जबकि हमारा जो साइटोप्लाज्म में होता है, उस साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड की संख्या 20 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेनेटिक कोड 64 होते हैं, इन 64 कोड में से 3 कोड तो ऐसे होते हैं जो किसी भी एमिनो एसिड को कोट नहीं करते, लेकिन इनमें से 61 कोड किसी न किसी एमिनो एसिड को कोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेनेटिक कोड होते हैं, एक से अधिक जेनेटिक कोड केवल एक एमिनो एसिड को कोट करेंगे। मतलब एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक जेनेटिक कोड हो सकते हैं। ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि जैसे एक जेनेटिक कोड होता है प्रोलीन एक एमिनो एसिड होता है, और इस एमिनो एसिड को कोट करने के लिए जैसे CCC, यह एक जेनेटिक कोडोन है या जेनेटिक कोड है जेनेटिक कोड CCA, CCU, CCG, ये 4 जेनेटिक कोड एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डीजेनरेटिव होते हैं। अब हम एमिनो एसिड थोड़ी और हम बात कर लेते हैं जेनेटिक कोड की। तो जो जेनेटिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड mRNA पर जो जेनेटिक कोड होते हैं वह 64 जेनेटिक कोड हो सकते हैं। जेनेटिक कोड हो सकते हैं। अब ये जो जेनेटिक कोड होते हैं, ये 64 क्यों होते हैं? जेनेटिक कोड 64 क्यों होते हैं हमारी सेल में? क्योंकि जो जेनेटिक कोड है ये ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ये ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो एक जेनेटिक कोड होता है। अब इन न्यूक्लियोटाइड के साथ में क्या जुड़ सकते हैं? एडेनिन जुड़ सकता है, यूरेसिल जुड़ सकता है, साइटोसिन और गुआनिन। ये 4 नाइट्रोजनस बेस जुड़ सकते हैं या न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकते हैं। इसमें थायमिन न्यूक्लियोटाइड तो नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये mRNA है और mRNA में थायमिन हमें देखने को नहीं मिलता। और जो जेनेटिक कोड होते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन में हमने कहा है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट होते हैं, इसी प्रकार mRNA या जेनेटिक कोड में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में 4 ही अल्फाबेट होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। और यहां पर भी यही हो सकते हैं, यही संभावना हो सकती है, और यहां पर भी यही संभावना हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन पर, यहां पर 4 संभावना, यहां पर 4 संभावना और यहां पर 4 संभावना, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 जेनेटिक कोड बनेंगे। ठीक है। क्योंकि ये एक कोड हो सकता है, ये यहां से एक कोड हो सकता है, ये AC एक कोड हो सकता है, AGC कोड हो सकता है, फिर ये UUU कोड हो सकता है। इस प्रकार अगर हम जैसे
आप मान लो आप ये कहो कि अगर जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के रूप में न होकर दो नाइट्रोजिनस बेस या दो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होता तो क्या होता। तो जैसे मान लो ये भाई दो न्यूक्लियोटाइड के रूप में जेनेटिक कोड है, तो ये अल्फाबेट या नाइट्रोजिनस बेस तो ये चार ही रहेंगे, चार ही रहेंगे। तो ये लो, अब इनसे कितने भाई जेनेटिक कोड बनाए जा सकते हैं, 4 इंटू 4 16। ये किस प्रकार, जैसे एडिनिन 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 हो जाएगा, एडिनिन यूरेसिल हो जाएगा, एडिनिन साइटोसिन हो जाएगा और एडिनिन गुआनिन के साथ में। तो ये चार तो ऐसे ही हो गए, ए इन चारों के साथ में बॉन्ड साथ में अगर रहता है जेनेटिक कोड के रूप में तो चार ये हो गए, फिर ये और चार के साथ में, ये भी इन चारों के साथ में और ये भी इन चारों के साथ में। इस प्रकार ये 16 जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रकार ये यहां पर ट्रिपलेट की फॉर्म में जेनेटिक कोड ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 64 जेनेटिक कोड हमें देखने को मिलते हैं, जबकि हमारी सेल में 20 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब साफ है कि एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक जेनेटिक कोड होंगे, ठीक है। और इन 34 जेनेटिक कोड में से 3 जेनेटिक कोड ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जब एमआरएनए पर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है तो लगातार प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जाएगा, लगातार प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जाएगा और जैसे ही ये 3 जेनेटिक कोड आएंगे कोई भी एमिनो एसिड नहीं बनेगा और इस जो प्रोटीन बनती है इस प्रोटीन फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। तो ये 3 जेनेटिक कोड कौन से होते हैं वो देख लेते हैं भाई। ऐसे जेनेटिक कोड जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे उन्हें हम समापन कोडोन कहेंगे। कौन से होते हैं भाई, यू ए UGA और UAG, ये 3 इस प्रकार के कोड होते हैं जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, इसे हम समापन कोडोन कहेंगे। और एक होता है AUG कोड। AUG कोड इसे हम प्रोटीन फॉर्मेशन या इनिशिएटिंग एमिनो एसिड कहेंगे। जब प्रोटीन निर्माण का शुरुआत होता है तो उसका सबसे पहला जो एमिनो एसिड होगा वो मीथियोनिन होगा। कोई भी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए उस प्रोटीन के फॉर्मेशन की शुरुआत के लिए सबसे पहले AUG कोड ही होगा जिससे प्रोटीन बनने की शुरुआत होगी। ये होते हैं भाई जेनेटिक कोड। अब हम एक देख लेते हैं वोवल हाइपोथेसिस क्या है। वोवल हाइपोथेसिस, वोवल हाइपोथेसिस क्या है ये देख लेते हैं। हमने कहा है कि ये जो हमारी सेल होती इस सेल में 20 प्रकार के एमिनो एसिड हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है, जेनेटिक कोड होते हैं एमआरएनए पर। एमआरएनए पर जो जेनेटिक कोड होते हैं वह जेनेटिक कोड होते हैं 64। एमआरएनए पर जेनेटिक कोड होते हैं 64। और जब हमने टीआरएनए की स्ट्रक्चर देखी थी तब हमने कहा था कि टीआरएनए की जो ये स्ट्रक्चर होती है या टीआरएनए की जो ये आर्म होती है इसे हम बोलते हैं एंटीकोडोन आर्म।
कोडोन आर, और इस पर प्रेजेंट होता है ये जो mRNA पर कोई भी त्रिककूट प्रेजेंट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होता है, जैसे CC, जैसे GGC, ये कोई एमिनो एसिड पर कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। इसका मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया और जेनेटिक कोड 64 प्रेजेंट होते हैं, तो 64 जेनेटिक कोड का 64 ही टीआरएनए पर कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, इसलिए सेल में 64 ही टीआरएनए प्रेजेंट होने चाहिए भी। 64 में से हमने मान लिया कि 3 किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, तो 61 प्रकार के ऐसे जेनेटिक कोडोन होते हैं जो किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करेंगे, और किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करेंगे तो ये जो टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए की एंटी कोडोन भुजा पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होगा। 61 अगर जेनेटिक कोड होते हैं तो 61 ही टीआरएनए होने चाहिए, 61 टीआरएनए होने चाहिए, लेकिन सेल के अंदर 61 टीआरएनए नहीं होकर ओनली 20 टीआरएनए होते हैं, क्योंकि हमारी सेल में 20 प्रकार के एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और 20 ही प्रकार के टीआरएनए प्रेजेंट होता है। तो 20 प्रकार के टीआरएनए प्रेजेंट होगा, तो जैसे मान लो इस mRNA पर CCC, जैसे यहां पर समझो, जैसे ये तो जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए पर एंटीकोडोन भुजा पर ये सीक्वेंस है, और जैसे CCC ये mRNA पर कोडोन के रूप में फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, जेनेटिक कोड आ गया, लेकिन इसकी जो टीआरएनए की एंटी कोडोन भुजा है, इस एंटी कोडोन भुजा पर होना तो ये चाहिए था GGG, तभी ये जो टीआरएनए है इस mRNA की इंफॉर्मेशन को लेगा और एमिनो एसिड को लाएगा, लेकिन यहां पर तो प्रेजेंट है GG और C, फिर भी ये इसी एमिनो एसिड को लाएगा, क्योंकि ये CCC प्रोलीन एमिनो एसिड को कोड करता है, प्रोलीन एमिनो एसिड को कोड करता है, और ये भी प्रोलीन एमिनो एसिड को कोड करता है, लेकिन इसे पहचानता कैसे है? प्रोलीन एमिनो एसिड के लिए, प्रोलीन एमिनो एसिड को कोड करने के लिए 4 कोडोन होते हैं, CCC, CCA, CCG और CCU। इसका मतलब ये दो तो सही है, GG तो सही है क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, साइटोसिन के साथ में गुआनिन बाइंड होता है और साइटोसिन के साथ में गुआनिन बाइंड होता है, लेकिन यहां पर G होना चाहिए था, फिर भी ये टीआरएनए की एंटी कोडोन भुजा इस mRNA के सीक्वेंस को पहचानती है और mRNA ये इस प्रोलीन एमिनो एसिड को लाने का कार्य करती है। इसका रीजन है वोवेल हाइपोथेसिस। वोवेल हाइपोथेसिस कहती है कि जो त्रिककूट प्रेजेंट होता है टीआरएनए पर, जो एंटी पैरेलल भुजा पर जो त्रिककूट प्रेजेंट होते हैं, इनका ये जो शुरुआत के 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इन 2 न्यूक्लियोटाइड का ही इंपॉर्टेंस होता है, तीसरे न्यूक्लियोटाइड का इंपॉर्टेंस नहीं होता। ये टीआरएनए इन दो न्यूक्लियोटाइड के बेस पर ही इस mRNA को पहचान लेता है और इसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड को लाने का कार्य करता है। जैसे प्रोलीन के लिए हमने कहा है कि CCC, CCA और CCG, CCU। अब जो प्रोलीन के लिए यहां पर टीआरएनए की जो भुजा है, इस टीआरएनए की भुजा पर ये जो, जैसे मान लो ये एमिनो एसिड ये हो गया mRNA और mRNA पर CCC ये सीक्वेंस है,
लेकिन होता क्या है कि ये दो न्यूक्लियोटाइड से इस एमआरएनए के सीक्वेंस को या कोडोन को पहचान लेगा और इसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि सीसी के सामने जीजी होना चाहिए एंटीकोडोन के रूप में, और इनके लिए एंटीकोडोन सभी के लिए जीजी होगा। इसलिए अगर इन चार में से कोई भी सीक्वेंस यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में आ जाए, यह प्रोलीन एमिनो एसिड को ही कोड करेगा। यही वोवल हाइपोथेसिस है कि हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में 64 या जो एमआरएनए होता है उस एमआरएनए पर 64 प्रकार के कोड प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 61 प्रकार के ऐसे कोडोन होते हैं जो किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन हमारी साइटोप्लाज्म में इसके अकॉर्डिंग 61 ही टीआरएनए प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि टीआरएनए की एंटीकोडोन भुजा पर इन जेनेटिक कोड का कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होता है। लेकिन वोवन हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे साइटोप्लाज्म में केवल और केवल 20 एमिनो एसिड के अकॉर्डिंग 20 टीआरएनए ही प्रेजेंट होता है। वोवल हाइपोथेसिस कहती है कि जो टीआरएनए की एंटीकोडोन भुजा है, इस एंटीकोडोन भुजा में 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, उनमें से शुरुआत के 2 न्यूक्लियोटाइड ही इंपॉर्टेंट है। इन शुरुआत के 2 न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग ही ये एमआरएनए के सीक्वेंस को पहचान लेता है और यहां पर एमिनो एसिड को लाने का कार्य करता है। ये होती है हाइपोथेसिस। अब हम अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वास्तव में डीएनए अपने आप को किस प्रकार एक्सप्रेस कर एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। उसके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन वर्ड यूज में लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। हमने इस पिछले 2 लेक्चर्स में, आज के लेक्चर्स में और पिछले लेक्चर में हमने जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए जो कीवर्ड होते हैं, जैसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में एमआरएनए यूज होता है, आरआरएनए यूज होता है, जेनेटिक कोड यूज होते हैं, टीआरएनए यूज होते हैं। तो इनको हमने पहले कीवर्ड के रूप में देख चुके हैं। अब हम जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस हम जब देखेंगे तो हमें इन कीवर्ड्स को ओनली पुट करना है, इनके बारे में समझना नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से किस प्रकार एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।